गुड मॉर्निंग। मैं अरुणा एडम आज आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में बताऊंगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती क्या है। जब हम धातु आयन को किसी लिगेंड्स के पास लाते हैं, यानी लिगेंड जैसे जैसे धीरे धीरे धातु आयन के पास आते हैं तो धातु आयन के डी ऑर्बिटल की जो डीजनरेसी है, यानी पांचों डी ऑर्बिटल जो अभी तक समान ऊर्जा के थे उनकी डीजनरेसी भंग हो जाती है और डी ऑर्बिटल अब अलग अलग ऊर्जा स्तर के हो जाते हैं, क्योंकि सभी डी ऑर्बिटल लिगेंड से समान रूप से प्रतिकर्षित नहीं होते हैं। लिगेंड के क्रिस्टल फील्ड द्वारा डी ऑर्बिटल का जो ये विभाजन है उसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। डी ऑर्बिटलों के इस विभाजन के फलस्वरूप कुछ डी ऑर्बिटल की ऊर्जा पहले की तुलना में कम और कुछ डी ऑर्बिटल की ऊर्जा पहले की तुलना में अधिक है, जो कि हो जाती है। अर्थात एक जब सेपरेट मेटल आयन होता है तो उससे जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उन कॉम्प्लेक्स बनने में डी ऑर्बिटल की ऊर्जा में पहले की तुलना में कमी आ जाती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से कम एनर्जी लेवल में आ जाते हैं तो वो T2G ऑर्बिटल में आते हैं। कई बार कम एनर्जी लेवल Eg होता है तो T2G या Eg जो भी कम एनर्जी लेवल है उसमें आ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के ऑर्बिटलों में रहना पहले पसंद करते हैं। इस प्रकार इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से हमें जो सिस्टम है उसको अतिरिक्त स्टेबिलिटी मिलती है। ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जब हम किसी धातु आयन को क्रिस्टल फील्ड में रखते हैं तो डी ऑर्बिटलों के विभाजन के फलस्वरूप जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसे हम CFSE या क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा भी कहते हैं। CFSE का मान जो है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के कक्षकों में जाते हैं तो वो ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं और उच्च ऊर्जा के कक्षकों में जाते हैं तो वो अवशोषित करते हैं। यदि पांचों डी ऑर्बिटल पूर्णतः भरे हुए नहीं हैं तो CFSE का मान निश्चित ही नेगेटिव होता है। जैसा हमने नीचे दिखाया गया है, पूर्व में भी बताया था कि पांचों डी ऑर्बिटल जब तक डीजनरेट होते हैं उनकी एनर्जी एक लेवल पे बराबर होती है, परंतु जब हम उन्हें किसी लिगेंड के पास लाते हैं तो पांचों डी ऑर्बिटल दो प्रकार में बढ़ जाते हैं। T2G ऑर्बिटल यानी तीन ऑर्बिटलों का एक सेट ट्रिपली डीजनरेट, और Eg दो ऑर्बिटलों का एक सेट इक्वली जनरेट या डबली जनरेट। तो इस प्रकार 3 और 2 में बढ़ जाते हैं। अष्टफलकीय ज्योमेट्री में तीन ऑर्बिटल वाला जो T2G ऑर्बिटल्स हैं उनकी ऊर्जा कम हो जाती है और Eg की ऊर्जा बढ़ जाती है। प्रत्येक T2G ऑर्बिटल की ऊर्जा 4dq से कम और Eg ऑर्बिटल की ऊर्जा 6dq से बढ़ जाती है। चतुष्फलकीय में ये विभाजन उल्टा हो जाता है। इसमें Eg ऊर्जा जो है वो कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स होते हैं और T2G अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पांचों डी ऑर्बिटलों का समान रूप से अगर अधिग्रहण करें तो जैसा मैंने कहा इस CFSE का मान 0 होना चाहिए, परंतु इलेक्ट्रॉन 10 नहीं है तो CFSE का कुछ न कुछ मान अवश्य प्राप्त होगा। अष्टफलकीय ज्योमेट्री में CFSE की गणना। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में T2G ऑर्बिटल की ऊर्जा प्रति कक्षक 4dq या 2/5 डेल्टा O कम हो जाती है और Eg की ऊर्जा 6dq या 3/5 डेल्टा O अधिक हो जाती है। विभाजन के पूर्व इलेक्ट्रॉन पांचों डी ऑर्बिटल में रहने के लिए स्वतंत्र होता है। वो पांचों ऑर्बिटल में से किसी में भी जा सकता है, लेकिन विभाजन के बाद वो कम ऊर्जा के ऑर्बिटल यानी T2G में ही रहना पसंद करेगा। T2G में प्रवेश करने पर उसकी ऊर्जा पहले की तुलना में कम हो जाएगी, अर्थात वो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। इस ऊर्जा की गणना हम निम्न फॉर्मूले से कर सकते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE
इज इक्वल टू माइनस 4dq इंटू एन T2g प्लस 6dq इंटू एन Eg, जहाँ n T2g और n Eg नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g ऑर्बिटल या Eg ऑर्बिटल है। यदि हम फॉर एग्जांपल पहला D1 वाला एग्जांपल लेते हैं जिसमें n इज इक्वल टू 1, तो CFSC का मान -4dq इंटू 1 प्लस 6dq इंटू 0 अर्थात -4dq होगा। जब इलेक्ट्रॉन की धीरे धीरे आगे बढ़ने पर पेयरिंग शुरू होती है तो हम CFSC में जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसके उतने ही मल्टीप्लिकेशन भी जोड़ देते हैं। नीचे सारणी में हमने विभिन्न विन्यासों के लिए CFSC की मानों को प्रदर्शित किया हुआ है। फॉर एग्जांपल D1 विन्यास में ऑक्टाहेड्रल में इलेक्ट्रॉन के पास एक ही स्थिति संभव है कि वो T2g में जाए और इस समय स्थायीकरण ऊर्जा का मान 4dq या माइनस 0.4 डेल्टा O होता है। 2 के लिए मान 2 इंटू 0.8 डेल्टा O या 8dq होता है। 3 के बाद चौथे में जाने के लिए D4 विन्यास के लिए 2 संभावनाएं हो सकती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन चारों अलग अलग में रहें, 3 इलेक्ट्रॉन T2g में और एक जो है वो Eg में चला जाए। इस समय इनका मान 3 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 1 होगा, यानी कुल मान 6dq या 0.6 डेल्टा O होगा। D4 में दूसरी स्थिति संभव हो सकती है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में ही पेयर हो जाएं और Eg पूर्णतः खाली रहें, पर इस समय जो भी हमारा मान आएगा जैसा चित्र में दिखाया है -1.6 डेल्टा O, इसमें हम प्लस पाई, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो प्लस पाई एनर्जी भी जोड़ देंगे। इसी तरह D10 विन्यास में हमारे T2g में 6 इलेक्ट्रॉन और Eg में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी सभी ऑर्बिटल पूर्णतः भरे हुए हैं, तो इस समय CFSC का मान 0 प्राप्त होगा, अन्य सभी में कुछ ना कुछ मान प्राप्त होगा। D5 विन्यास में भी अगर वो D5 सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तब भी CFSC का मान 0 प्राप्त होगा। अगर Eg ऑर्बिटल खाली है, T2g में ही पेयरिंग हो रही है, तो हमारा ये मान जो है वो -2.0 डेल्टा O प्राप्त होगा। भिन्न भिन्न ज्योमेट्रियों के लिए हम इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। चतुष्फलकीय ज्योमेट्री में CFSC की गणना भी हम कर सकते हैं। बस इसमें ही हमें ये ध्यान रखना होता है कि चतुष्फलकीय में जो ऑर्बिटल का विभाजन है उसका क्रम अष्टफलकीय से एकदम विपरीत हो जाता है, अर्थात Eg ऑर्बिटल की ऊर्जा कम 355 डेल्टा T या 6dq या 0.6 डेल्टा T कम हो जाती है, और T2g की ऊर्जा जो है वो 2/5 डेल्टा T या 4dq या 0.6 डेल्टा T जो है वो कम और ज़्यादा इस तरह हो जाती है। D1 सिस्टम के लिए CFSC का मान जो है -6dq होगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में धातु आयन के ऑर्बिटल का विन्यास सीधे लिगेंड की ओर नहीं होता, जो ऑर्बिटल्स हैं उनका विन्यास उसी डायरेक्शन में नहीं होने के कारण और लिगेंड की संख्या भी ऑक्टाहेड्रल की तुलना में कम, यानी उसमें 6 होती है और इसमें 4 ही होती है, इसलिए डेल्टा T का मान जो है वो डेल्टा O से कम होता है। डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। चतुष्फलकीय ज्योमेट्री के लिए भी हम CFSC की गणना को प्रदर्शित कर सकते हैं। जब D1 विन्यास होता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जो Eg में जाएगा और CFSC का मान जो है वो -6dq या 0.6 डेल्टा T होगा। D2 में 2 स्थिति में भी जो हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन Eg में जाएंगे, अनपेयर्ड रहेंगे, और इसका मान 2 इंटू 6dq या 2 इंटू 0.6 डेल्टा T होगा। D3 में हमारे पास 2 संभावनाएं हो जाती हैं,
तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहें या ईजी में पेयरिंग हो जाए। अगर पेयरिंग होती है तो हम इस मान में प्लस पाई भी जोड़ देते हैं। इसी तरह भिन्न भिन्न विन्यासों के लिए हम चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय ज्योमेट्री में CFSE का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।